सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और एक बार फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल। और मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह विक्रम। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि थोड़े समय ज़्यादा हो गया है हमारा वीडियो आपके पास पहुंचने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ अलग तरह की व्यस्तताएं, सामाजिक और राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण ये वीडियो कुछ ज़्यादा गैप के बाद आपको पहुंचेगा। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि जो भी हम वीडियो पेश करते हैं आपके सामने, ये वीडियो बहुत ही विशेष होते हैं। विशेष इस मायने में कि इसमें हम ऐसी जानकारी देने का प्रयास करते हैं जो प्रामाणिकता पर आधारित होती है और जिसकी जो सामान्य वीडियो आप लोग देखते हैं, बहुत सारे वीडियो YouTube पर मिलते हैं, तो उनमें उतनी प्रामाणिकता नहीं होती जितनी कि हम अपने प्रामाणिकता पर भरोसा करके आपके सामने ये वीडियो पेश करते हैं। तो आज का जो खास वीडियो है वह आधारित है एक पुस्तक है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के PA थे, पर्सनल असिस्टेंट यानी निजी सहायक। तो निजी सहायक थे जिनका नाम आपने सुना होगा, नानक चंद रत्तू जी। तो अब से लगभग 30 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। ये किताब आपका मैं फ़ोटो दिखा दूं। ये जो किताब है जो आप देख रहे हैं, ये किताब जिसका नाम है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, हिज लास्ट डेज एंड हिज लास्ट मैसेज। तो ये जो नानक चंद रत्तू साहब थे वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये जो इस किताब में भी उन्होंने लिखा है कि ये बाबा साहब के संपर्क में 1940 में आए थे। 1940 में ये बाबा साहब के संपर्क में आए और बाबा साहब के निजी सहायक के रूप में नानक चंद रत्तू साहब ने कार्य किया। तो उनके काफ़ी करीबी रहे नानक चंद रत्तू जी। तो उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में जिसका नाम भी मैंने बताया कि उनके बाबा साहब के अंतिम दिन, अपने महापरिनिर्वाण से पहले जो उनके अंतिम दिन थे, उनके बारे में इस किताब में लिखा है। और उनका अंतिम संदेश क्या था, उनको ऐसा आभास हो गया था कि उनको काफ़ी कई तरह की तकलीफ़ें थी। तो उनको ये आभास हो गया था कि उनका जीवन अब ज़्यादा समय का बाकी नहीं है, बचा नहीं है। तो क्योंकि नानक चंद रत्तू जी उनके साथ रहते थे, उनके हर उसमें उनकी देखभाल करते थे, तो उन्होंने अपनी जो बाबा साहब ने जो अपनी बातें हैं तो नानक चंद रत्तू साहब से उनको शेयर किया था। तो वैसे तो ये किताब में और बातें लिखी हैं, लेकिन मैं जो आपके सामने बहुत ज़रूरी जो बात मैं रखना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में, तो ये इस किताब का पेज नंबर है 54 से लेकर के 60 पेज हैं। तो कुछ ज़रूरी बातें आज के वीडियो में हम रखेंगे, फिर अगर और ज़रूरत हुई तो आगे भी वीडियो आपको देना पड़ेगा। तो इस किताब का जैसे ये चैप्टर है, ये है हिज लास्ट मैसेज। हिज लास्ट मैसेज, ये देखिए, ये लास्ट मैसेज ये उन्हीं की किताब है। तो इसको मैं इंग्लिश में, ये किताब है तो इंग्लिश की जो उन्होंने लिखा है, उनके द्वारा जो लिखी गई है इंग्लिश में, तो उसका मैं इंग्लिश के साथ साथ आप लोगों को मैं इसका हिंदी भी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि बाबा साहब ने क्या चाहते थे अंतिम दिनों में, उनको क्या तकलीफ़ें थी और किस तरह की भावनाएं उन्होंने व्यक्त की थी। तो बहुत ही मार्मिक शब्दों में
बहुत ही ऐसा लगा इसको पढ़ कर के मुझे, जब मैंने इसको स्टडी किया, कि ये तो बहुत बड़ा संदेश है। बाबा साहब का जो अंतिम संदेश है, ये तो हमारे समाज को जानना चाहिए कि उनके क्या अंतिम संदेश थे। हालांकि जो लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ जो है भ्रांतियाँ भी, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था, ऐसे नहीं कहा था। बहुत सारे जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वो बाबा साहब की बातों को अपने हिसाब से उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं अपने निजी हितों के हिसाब से। लेकिन आज का जो मैं बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, रखूँगा इसमें, क्योंकि ये प्रामाणिकता पर आधारित है। ये बाबा साहब के जो निजी सहायक थे, पीए थे, नानक चंद रत्तू जी, उनको बाबा साहब ने बताई है और उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो इससे ज़्यादा प्रामाणिकता और कहाँ आप पा सकते हैं कि बाबा साहब क्या अंतिम दिनों में उन्होंने क्या कहा था। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ कि ऑन जुलाई 31, 1956, रीचिंग 26 अलीपुर रोड at about 5:30 p.m. As usual, I went to him with the bunch of डाक received during the day। यानी 31 जुलाई 1956 को शाम को 5 बजे वो जो बाबा साहब रहते थे 26 अलीपुर रोड पर रहते थे दिल्ली में, तो वहाँ पर बाबा साहब की जो डाक आती थी उसको लेकर के रत्तू साहब उनके आवास पर पहुँचे। और जब वो पहुँचे तो सिटिंग इन दी वेरांडा अपोजिट वे रूम विद हिज लेग्स सिटिंग ऑन ए कुशन कवर ए स्टूल, ही स्टार्टेड डिक्टेटिंग टू मी। अपने जो बैठने की जगह थी उनकी वेरांडा में, और उस पर क्योंकि बाबा साहब की टांगों में कुछ तकलीफ़ रहती थी और भी कई तरह की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपने टांगों को, अपने पैरों को एक कुशन के ऊपर, स्टूल के ऊपर कुशन रख के, एक गद्दा रख के उस पर वो बैठे हुए थे बाबा साहब। तो उन्होंने जो डाक को पढ़ा और उसमें से कुछ उनको बताया, उसका उत्तर भी देते थे। जो ज़रूरी डाक होती थी तो बाबा साहब उसका उत्तर भी देते थे तत्काल, कि ये जो है ना, ये जैसे लिखा है कि आई क्वाइटली सेट वाचिंग हिज टायर्ड फेस, ए लिटिल लेटर ही वोक अप एंड डिक्टेटेड रिप्लाइज टू ए फ्यू कम्युनिकेशंस वन आफ्टर द अदर इन क्विक सक्सेशन एज आई रीड देम आउट टू हिम। मैं पत्रों को पढ़ता था और उनका वो जवाब मुझसे लिखवाते थे। लेकिन उनका चेहरा काफ़ी थका हुआ था उस दिन, जिस दिन ये बात कर रहे हैं नानक चंद रत्तू जी, तो बताते हैं कि ही वॉज टायर्ड इन क्विक सक्सेशन एज आई रीड देम आउट टू हिम। ही देन वॉकड टू हिज रूम विद दी हैंड ऑन माई शोल्डर। और उसके बाद ये इस कार्य को ख़त्म करके बाबा साहब अपने कमरे की तरफ गए और मेरे कंधे पर हाथ रख करके चले। दैट टुक इन हिज माई सोल्जर एंड थ्रस्ट हिमसेल्फ इनटू बेड। और आगे अपने कमरे में बेड पर लेट गए। दिस अपसेट मी, इसमें आगे लिखते हैं रत्तू जी, एंड थ्रस्ट हिमसेल्फ इनटू बेड, द बुक इन हिज अदर हैंड फॉलिंग डाउन। और उनके जो दूसरे हाथ में किताब लगी हुई थी, वो किताब उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गई। तो जब ये देखा रत्तू साहब ने कि किताब ये नीचे गिर गई है, तो वो आगे लिखते हैं कि दिस अपसेट मी एज ही डिड नॉट आटर ए वर्ड फॉर सम टाइम। जैसे उन्होंने कुछ भी मतलब अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं बोले। किताब गिर गई थी उनके हाथ से, लेकिन कोई शब्द वो बोले नहीं। तो इसको देख कर के वो आगे बोलते हैं, इट टुक मी नो टाइम टू anoint his head and leg which relaxed him somewhat। ये इसको देख कर के मैंने उनको जो है टांगों में थोड़ी मालिश किया और सिर पर भी मैंने मालिश की, तो इससे उनको कुछ राहत महसूस हुई। बाबा साहब को कुछ राहत महसूस, एंड विच रिलैक्स्ड हिज somewhat। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस
but with a little bit of hesitations I took the plunge and was face to face with him। इस तरह की परिस्थिति को देख करके रत्तू साहब ने कुछ हिम्मत से काम लिया और उनके चेहरे में उनका आमना सामना बैठ गए, स्टूल पर उनके चेहरे के सामने बैठ गए। और फिर वो कहते हैं, आगे आगे लिखते हैं कि इस तरह के सिटिंग ऑन ए स्मॉल स्टूल बाय द साइड ऑफ हिज बेड आई लॉस्ट नो टाइम इन आस्किंग हिम, दिस टाइम विथ करेज एंड ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मैंने कोई समय गंवाए बिना कुछ हिम्मत करके और दृढ़ निश्चय के साथ उनसे कुछ मैंने पूछना चाहा। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे, क्योंकि बाबा साहब से सवाल पूछना आसान नहीं था, तो बाबा साहब के सामने उन्होंने इरादा कर लिया था कि आज मैं कुछ इनसे पूछूंगा कि इस तरह की जो परिस्थिति बन रही है, बाबा साहब थके हुए हैं, बहुत परेशान हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इसके बारे में बाबा साहब से मैं आज कुछ ज़रूर सवाल पूछूंगा, ऐसा नानक चंद रत्तू साहब लिखते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं आगे, सर वाई डू यू लुक सो सैड एंड डिप्रेस्ड दीज डेज। सर, आजकल आप काफ़ी मुझे दुखी नज़र आते हैं और आप काफ़ी परेशान आजकल नज़र आते हैं। एंड वीप एट टाइम्स, और कई बार मैंने आपको रोते हुए देखा है। रत्तू साहब ने बाबा साहब से कहा कि आप इतने दुखी और परेशान क्यों हैं, और मैंने आपको कई बार रोते हुए भी देखा है। एक्सक्यूज मी फॉर आस्किंग यू दिस, बट प्रे काइंडली लेट मी नो, आई हम्बली रिक्वेस्टेड हिम। लेकिन मैंने बहुत ही विनम्रता से उनसे कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ये सब क्या है, इतने परेशान क्यों हैं। तो ये आगे टचिंग हिज, आई हम्बली रिक्वेस्टेड हिम टचिंग हिज फीट, मैंने उनके पैरों को छूते हुए विनम्रता से ये सवाल पूछा। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एंड नो रेस्पॉन्स फॉर ए मोमेंट, एकदम चुप्पी छा गई थी और थोड़े समय के लिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बाद में लिखते हैं कि ए लिटिल लेटर विजिबली मूव्ड एंड अपसेट विद ए वॉइस चोक्ड विद इमोशन रेजिंग हिज हेड ए लिटिल above his brow he broke the silence and said। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने सिर को थोड़ा घुमाया और कुछ तरह तरह के भाव उनके चेहरे पे आ रहे थे, और अपने एक बहुत ही गंभीर मुद्रा में गंभीर भावों के साथ बाबा साहब ने कुछ बोलना शुरू किया। तो क्या बोला बाबा साहब ने, ये लिखते हैं, बहुत ज़िद्दी लड़का है। रत्तू साहब से बाबा साहब ने कहा, बहुत ज़िद्दी लड़का है, ये तो बहुत ज़िद्दी लड़का है। ए स्टबर्न बॉय। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस अगेन फॉर ए मोमेंट। उसके बाद फिर एक पूरी शांति हो गई, बाबा साहब ने कुछ नहीं बोला। वाइल आई गेज्ड एट हिज, जब मैं उनके चेहरे को पढ़ रहा था, चेहरे की तरफ देख रहा था, आई गेज्ड एट हिज फेस लिंकिंग हिज आईज विथ, ही देन कंटिन्यूड ब्लिंकिंग हिज आईज, अपनी आँखों को मैं जो चमक बाबा साहब की में आई, और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। यू पीपुल डू नॉट नो एंड नन एल्स नोज, आप लोग नहीं जानते और आप में से कोई नहीं जानता, व्हाट इज ट्रबलिंग मी एंड मेकिंग मी सो सैड, कि मेरे को इतना कष्ट क्यों हो रहा है और जिससे मैं इतना ज़्यादा दुखी
रहता हूँ जो मुझे दुखी किए हुए है। द फर्स्ट वरी टू माई माइंड इज़ दैट, सबसे पहली मेरे दिमाग में चिंता है, बाबा साहब फिर नानक चंद्र रत्तू साहब को बता रहे हैं कि द फर्स्ट वरी टू माई माइंड इज़ दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू फुलफिल माई लाइफ्स मिशन। बाबा साहब ने क्या कहा नानक चंद्र रत्तू से कि मेरी सबसे पहली चिंता यह है, मेरे दिमाग में सबसे पहली चिंता यह है कि मैं अपने जीवन का जो मिशन है, जो लक्ष्य था, उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ, नहीं कर सका हूँ। आई वॉन्टेड टू सी माई पीपुल ए गवर्निंग क्लास। ये देखिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है बाबा साहब ने। बाबा साहब क्या चाहते थे अपने समाज से, अपने समाज के लिए क्या करना चाहते थे? ये लिखते हैं कि आई वॉन्टेड टू सी माई पीपुल ए गवर्निंग क्लास। मैं अपने समाज को राज करने वाला समाज बनाना चाहता था, जिसके हाथ में सत्ता हो, ऐसा समाज बनाना चाहता था। शेयरिंग पॉलिटिकल पावर ऑन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी विद अदर कम्युनिटीज़, यानी ऐसी सत्ता पाना का मैं देना चाहता था अपने समाज को कि वो दूसरे समुदायों के से समानता के आधार पर सत्ता उनके हाथ में आए, सत्ता पावर उनके हाथ में, दूसरे समुदायों के समानता, असमानता नहीं, समानता के जितनी पावर दूसरों के पास है, जितनी भागीदारी उन दूसरों के पास है, उनके पास भी सत्ता की भागीदारी होनी चाहिए। ये बाबा साहब चाहते थे। आई एम नाउ ऑलमोस्ट क्रिपल्ड एंड प्रोस्ट्रेटेड बाई इलनेस। मैं कई तरह की बीमारियों से मैं जकड़ा हुआ हूँ, कई तरह की बीमारियों ने मुझे जकड़ लिया है। वाट एवर आई हैव बीन एबल टू अचीव ए इज बीइंग एंजॉयड बाय द एजुकेटेड। आगे बाबा साहब लिखते हैं, बाबा साहब के बारे में नानक चंद्र रत्तू जो लिखते हैं कि वाट एवर आई हैव बीन एबल टू अचीव इज बीइंग एंजॉयड बाय द एजुकेटेड क्लास, यानी जो कुछ मैंने अब तक किया है उसका सारा फायदा पढ़े लिखे लोगों को मिला है, और पढ़े लिखे लोगों से जो उम्मीदें बाबा साहब ने की थी उस पर वो पूरी तरह से नाकारा साबित हुए हैं। आगे लिखते हैं, जो बाबा साहब के शब्द जो इन्होंने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि टू अचीव इज बीइंग एंजॉयड बाय द एजुकेटेड विद देयर डिसीटफुल परफॉर्मेंस एंड डिस्ग्रेसफुल बिहेवियर proved to be a worthless lot with no sympathy for their downtrodden brethren। यानी जिस समाज में वो पैदा हुए हैं उसके लिए वो पूरी तरह से किसी भी काम के, यानी कहना चाहिए नकारा, वर्दलेस लॉट यानी नकारा साबित हुए हैं। जो बाबा साहब चाहते थे कि ये पढ़ लिख करके अपने समाज के लोगों के साथ जाएंगे, उनका काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन उनके लिए बिल्कुल वो इस बात से बाबा साहब बहुत ज़्यादा दुखी थे। दे हैव सरपास द वर्स्ट आई इमेजिन्ड पॉसिबल, यानी उन्होंने जितनी उम्मीदें थीं वो सारी की सारी हदें पार कर दी। पढ़े लिखे लोगों से जो उम्मीदें थीं उसमें कोई उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय बिल्कुल नकारा साबित हुए। ये दे आर सोलली फॉर देमसेल्फ एंड देयर पर्सनल गेन्स, वो केवल अपने निजी स्वार्थ में पूरी तरह से संलग्न हैं, उनको समाज के बारे में कुछ भी लेना देना नहीं है। नॉट वन ऑफ देम इज़ प्रिपेयर्ड टू डू सोशल वर्क, उनमें से एक भी सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। दे आर
ट्रेडिंग द पाथ ऑफ देयर ओन रुइनेशन, वे अपनी बर्बादी का खुद रास्ता चुन रहे हैं। यानी अगर सामाजिक कार्य नहीं करेंगे तो वो अपने एक तरीके से बर्बादी का ही रास्ता चुन रहे हैं। आई नाउ वांटेड टू डाइवर्ट माई अटेंशन टूवर्ड्स द वास्ट इलिटरेट मासेस इन द विलेजेस, और मैं अब अपना ध्यान, जो बहुत बड़ी संख्या गांव देहात में रहती है, जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, जो गांव में रहते हैं, मैं उनके लिए अब अपना जीवन लगाना चाहता हूं, उनके लिए मैं काम करना चाहता हूं इन विलेजेस एंड कंटिन्यू टू सफ़र एंड रिमेन इवन इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट अनचेंज्ड बट लाइफ सीम्स टू शॉर्ट। मैं ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा गरीबी से त्रस्त हैं, गांव में रहते हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पास समय कम है। तो ऐसा बाबा साहब नानक चंद रत्तू जी से बोल रहे थे, जो उन्होंने अपनी ये किताब में लिखा है कि बाबा साहब क्यों परेशान थे, क्यों दुखी थे। जब नानक चंद रत्तू जी ने पूछा कि आप इतने दुखी और इतने परेशान क्यों हैं, तो ये सब बातें उन्होंने कहीं। आगे एक पैरा और मैं आपको बताना चाहूँगा जो बाबा साहब के द्वारा कहा गया कि आई आल्सो वांटेड समवन फ्रॉम एमोंग द डिप्रेस्ड क्लासेस टू कम फॉरवर्ड इन माई लाइफ टाइम एंड टेक द हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रनिंग द मूवमेंट रिलीविंग मी। यानी मेरे को राहत जब मिलेगी कि जब मेरे ही समाज में से मेरे जीवित रहते हुए कोई इस बड़ी जिम्मेदारी को, भारी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर कोई लेने के लिए तैयार हो जाए, अपने समाज में से ही बाबा साहब चाहते थे। हाउएवर देयर सीम्स नन हु विल राइज टू द अकेजन, लेकिन एक भी नहीं आया सामने कि जो मेरी जिम्मेदारियों को संभालने लायक हो। नॉट ए सिंगल पर्सन केम फॉरवर्ड। माई लाइफ टाइम इन हुम आई हैड फुल फेथ एंड द कॉन्फिडेंस दैट दे वुड रन द मूवमेंट आर। मेरे जीवित रहते हुए उनमें से कोई एक ऐसा सामने आता जिसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास हो और वो जो आंदोलन चल रहा है उसको आगे ले जाए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। लेकिन क्या देखता हूँ, दैट दे वुड रन द मूवमेंट आर फाइटिंग अमोंग देमसेल्व। यानी वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं, जिनको मैं जिम्मेदारी देना चाहता था वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। फाइटिंग अमोंग देमसेल्व्स फॉर लीडरशिप एंड पावर, यानी बड़ा नेतृत्व और शक्ति हासिल करने के लिए आपस में ही वो झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अनमाइंडफुल ऑफ द हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज गोइंग टू बी फॉल अपॉन देम, ही फर्दर सेड हिज आईज ऑल द टाइम बर्निंग। बहुत ही दुखी मन से उनकी आंखों से पीड़ा झलक रही थी। ऐसे बातें बाबा साहब कह रहे थे कि जिन के ऊपर मुझे भरोसा करना चाहिए वो कोई भी ऐसा सामने नहीं आया। और ये जो आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, ये आपस में ही इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि अपने आप को पावर पाने के लिए, नेतृत्व पाने के लिए आपस में बिना कोई चिंता नहीं है उनको कि उनके कंधों पर कौन सी जिम्मेदारी आने वाली है। तो वैसे आगे और बहुत सी ज़रूरी बातें हैं जिसको मैं अगले वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बात हम लोगों ने आपके सामने रखी है कि बाबा साहब के जो अंतिम संदेश में उन्होंने जो बात बोली है वही जो है, मतलब बाबा साहब के जब अपने जीवन में जिस समय उन्होंने, जिनका महापरिनिर्वाण हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, तो उसके बाद में बाबा साहब का मिशन मूवमेंट जो आगे बढ़ना चाहिए था वो काफ़ी पीछे चला गया। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि काफ़ी फिर हमारे बीच में एक कुदरत का करिश्मा कहिए या कैसे भी
मानवर कांशीराम जैसा शख्स पैदा हुआ जो वास्तव में जैसा बाबा साहब चाहते थे उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उन्होंने इस मिशन और मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया। जो बाबा साहब वास्तव में चाहते थे कि पावर मिलनी चाहिए हमारे समाज को, राज सत्ता मिलनी चाहिए, तो अगर सही मायने में बाबा साहब अपने जीवन काल में तो किसी भी लेफ्टिनेंट को तैयार नहीं कर पाए थे, कोई लेफ्टिनेंट नहीं हो पाया था उनके हिसाब से, लेकिन बाद में मानवर कांशीराम साहब हमारे बीच में आए, जिसकी बात हम अगले किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की ही जानकारी जो प्रामाणिकता पर आधारित हो, जो वास्तव में कहीं जिसका रिकॉर्ड हो, उस जानकारी को हम आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है, जिससे कि जो इधर उधर की बातें की जाती हैं उस पर विराम लगाया जा सके और प्रामाणिकता के साथ जो बाबा साहब ने बात कही है वो जन जन तक पहुंचती रहे, ये हमारा प्रयास है। और मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा ये जो YouTube चैनल है इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस को जो प्रामाणिकता पर आधारित हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।